नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम अपने इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मॉड्यूल को स्टार्ट कर रहे हैं और ये थर्ड मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के तहत आपको इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। 2 मॉड्यूल हम ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के बाद कोई इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है तो वो आपका थर्ड मॉड्यूल है। थोड़ा-सा लेंथी है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ख़ास मॉड्यूल ये रहता है। कुल मिलाकर 14 से 15 क्वेश्चन और कभी-कभार तो 17 से 18 क्वेश्चन भी इस मॉड्यूल से आपसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा-सा लेंथी होने के साथ-साथ ये थोड़ा-सा आपको ऐसे भी लगेगा कि भई यार ये मुश्किल है। लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि आपने जब आईटीआई, पॉलिटेक या बीटेक की होगी, तब इस मॉड्यूल में आपने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा। तो उस दौरान जो आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, उस वजह से आपको ये लगेगा कि मुश्किल है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मॉड्यूल में हम इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपका बेस बनाया जाएगा। इंटरेस्ट क्रिएट करने के साथ-साथ आपको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि भई रियलिटी में ये मॉड्यूल आसान था, बस आपने उस दौरान इंटरेस्ट नहीं लिया। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ-साथ ही आपको क्लास के अंदर याद करवा दिया जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में यहाँ हम कोई पर्टिकुलरली हेडिंग नहीं लेके आए। जैसे इस मॉड्यूल के स्टार्टिंग में हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ते हैं। डीसी मोटर फिर डीसी जनरेटर यानी कि डीसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ कोई हेडिंग नहीं दी क्योंकि स्टार्टिंग की आज की इस पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास तक हम डीसी मशीन में डीसी मोटर और डीसी जो जनरेटर है उसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलरली हेडिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले बेस बनाएँगे कि इलेक्ट्रिक मशीन में हमें एक्चुअल में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती है, उसके बारे में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि भई इसके अंदर मोटर का, जनरेटर का क्या सीन है। मोटर क्या करती है, जनरेटर क्या करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब मैं आपको एक पर्टिकुलरली डेफिनेशन के तहत लेके चलूँगा, वो है जी डीसी मशीन। इस डीसी मशीन के पर्टिकुलर डेफिनेशन को कवर करने के बाद, फिर हमें पता लगेगा कि इस डीसी मशीन के तहत तो हमें डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को पढ़ना होता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की डेफिनेशन को बस एक बार देख लेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली उसे स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज़ ये होगी डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, जो हम डीसी मशीन के तहत पढ़ते हैं, इनमें कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ इनके पार्ट है ना, दोनों के अंदर सेम है। तो इन पार्टों को हमें डिटेल से स्टार्टिंग की 3-4 क्लासों के अंदर अच्छे से पढ़ लिया जाएगा। अगर जैसे मान के चलो 14 से 15 क्वेश्चन मैंने बोले हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो पार्ट से संबंधित ही आ जाते हैं और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आपका समझने वाला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला जो होगा सिलेबस, वो आपके 9 से 10 नंबर का जिसके अंदर कॉन्सेप्ट आपके आएँगे। लेकिन जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं, वो आपके पार्ट से संबंधित ही डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हीं पार्टों को हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये डीसी मशीन का है और इस डीसी मशीन के तहत आपको डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को कवर करना होता है। तो इनके पार्टों को हम डिटेल से वन बाय वन करके पढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये 14 से 15 की एक लिस्ट है, जिसमें आपके सभी पार्ट बता दिए जाएँगे, लेकिन इनमें से इम्पोर्टेंट जो है वो 4 से 5 ही पार्ट है और उनसे संबंधित आपके डायरेक्ट पेपर में एक-एक क्वेश्चन आ जाता है। और आज की इस क्लास में स्टार्टिंग के इस 2 पार्टों को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, जिसमें आपको योक कवर या फिर जिसे आप कवर फ्रेम कहते हो उसके बारे में बताया जाएगा। छोटी मशीनों में किसका बना होता है, बड़ी मशीनों में किसका बना होता है उसके बारे में बता के फिर हम सेकंड पार्ट जिसको आप फील्ड पोल या फिर आप मैग्नेटिक पोल कोर या फिर पोल शू के नाम से जानते हो। क्योंकि ये जो फील्ड पोल है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। चुंबकीय पोल कोर, वो कोर जिसके ऊपर आपकी फील्ड वाइंडिंग की जाती है और दूसरा जो आगे शू का आकार का बनाया जाता है उसे पोल शू कहते हैं, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आपको बताया जाएगा इसको लेमिनेटेड हम क्यों करते हैं, क्या इसका रीज़न है कि इसे हम शू के आकार का बनाते हैं। फिर इस पोल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके स्थायी चुंबकीय पोल और अस्थायी चुंबकीय पोल। जो ये अस्थायी चुंबकीय पोल था इसी के वो 2 पार्ट थे, शू सहित लेमिनेटेड पोल और आपका मोल्डेड पोल। तो इसको अच्छे से हम यहाँ कवर कर लेंगे। आपको लगेगा कि सर ये तो ऐसे नाम है जो हमको है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि आज से पहले कभी सुने ही ना हो। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीछे एक ही कारण था। आपने जो फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल को अच्छे से समझा, उसके पीछे तो रीज़न ये था कि बहुत सारी चीज़ें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कौन नहीं जानता। सेकंड मॉड्यूल में जितनी भी चीज़ें देखी वो आपके रूटीन की लाइफ में, आपके घरों में, आस-पड़ोस में या किसी इलेक्ट्रिक शॉप में आपको दिखाई देगी। लेकिन मशीन
मशीन के बारे में हम देख तो लेते हैं बाहर से स्ट्रक्चर, लेकिन उसके इंटरनली पार्ट में हम कभी भी इंटरेस्ट लेके ना तो हमने इंटरेस्ट दिखाया, ना ही हमने कभी इंटरेस्ट लेके पढ़ा। इस वजह से आपको ये लगेगा कि भई यार ये तो बहुत मुश्किल से शब्द है और इनको समझ पाना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने आया हूँ और इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ कि भई आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूँगा, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वैलिड रीज़न भी तो होगा ना। बस आपको कंटिन्यूटी बना के इन क्लासों को बहुत अच्छे से देखते रहना है। एक कड़ी दर आपको आगे बढ़ना है। डायरेक्ट मैं आपको मशीनी सेक्शन पढ़ा देता, कोई पर्टिकुलर मशीन उठा के पढ़ा देता, आप रट्टा भी लगा लेते। हो सकता है कि 14 से 15 में से आपके 7 से 8 से क्वेश्चन ठीक भी हो जाते। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। इस वजह से आपको कड़ी दर कड़ी जोड़ के ही पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जो मात्र आपको ₹499 में मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट थ्योरी आपको करवाई जाएगी। इस प्रकार से करवाई जाएगी कि आपको क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ-साथ आपको क्लास के अंदर ही याद हो। सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। शर्त ये है कि क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, क्लास के जस्ट बाद आपको जो पीडीएफ दी जाती है उस पीडीएफ को रिवाइज़ कीजिए। वीक में एक ऐसा दिन जिस दिन आप कंप्लीट सिलेबस जितना आपने आज तक पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। तो ये ₹499 में टिल सिलेक्शन तक वैलिडिटी वाला आपका ये बैच है। आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा वीर कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो वीर कॉन्सेप्ट। उसी पे आपको एचएसएससी के पैटर्न के बेस पे 50 मॉक टेस्ट मात्र ₹99 में मिल जाएँगे। इन मॉक टेस्ट की खास बात ये है कि यहाँ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। थ्योरी यहाँ से कवर कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। फिर भी बच्चे कुछ कहते हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि थ्योरी की जो आपने जैसे फ़ोल्डर बना रखे हैं, जैसे आप देखोगे ऐप पे जाके तो मैंने अलग-अलग फ़ोल्डर बना रखे हैं और फ़ोल्डर की स्टार्टिंग की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास डेमो के तौर पर ओपन कर रखी है। तो हमें ऐसा कुछ मिल जाए कि सर जो क्लास हम देखें उस जो आप टॉपिक कराओ या फिर आप जो यूनिट करा दो, उसी यूनिट से रिलेटेड हमें एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले। तो भई उसके लिए हमने अपनी ऐप पे एक फीचर और ऐड कर दिया। मात्र ₹199 में कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की प्रैक्टिस और वो भी टॉपिक वाइज़। जैसे फर्स्ट जो मॉड्यूल हम कर रहे थे उसमें फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने एटम कराया, तो एटम से रिलेटेड 69 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने डाल दिए हैं। सेकंड में 6 क्लासें मैंने सेकंड आपका एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करवाई जिसकी 6 क्लासें थी। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे वो उसमें डाल दिए हैं। तो टॉपिक वाइज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो और चेक आउट कर सकते हो क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने मॉक टेस्ट के तौर पे डाले हैं। तो आप चेक आउट कर सकते हो कि भई इस पहले टॉपिक के इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और इसमें से मेरे इतने सही हुए हैं। तो आपको एक मज़ा आएगा, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। हालाँकि ये हमने पूरा अपलोड कर दिया था, लेकिन ऐप में कोई बग वगैरह आ गया, इस वजह से वो एक बार उड़ गए सारे। अब फिर से वन बाय वन करके हमने अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। 3 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप प्रैक्टिस करोगे, हर रोज़ का एक आता मतलब आगे आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन ये करने का फ़ायदा तभी है, जब आप थ्योरी को अच्छे से कवर करोगे। पहले क्लास लगाइए और क्लास पूरा हो जाने के बाद आप फिर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और 70 नंबर की थ्योरी को हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दूसरे नंबर पर जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज था वो था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का भी हमने एक फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया है जिसमें आपको थ्योरी प्लस में एमसीक्यू और प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएँगे। उसके भी डेमो लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो और अगर आप उस बैच को भी ऐसा करना चाहते हो कि सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो, तो फिर आपको हमारी ऐप पे जाना पड़ेगा। वीर कॉन्सेप्ट से अपनी ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इन दोनों प्रकार के बैचेस से या फिर आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो 82 954 38 575 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे संपर्क कीजिए, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है भाई? तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ और इलेक्ट्रिक मशीन को समझना स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से कह दूँ, आपने जो जिन बच्चों ने पहले इंटरेस्ट लिया होगा, उनको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन जो बच्चों ने पहले इंटरेस्ट नहीं लिया, उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। फिर धीरे-धीरे हो सकता है कि स्टार्टिंग की 3-4 क्लासों में आपको लगे कि भी ऊपर से जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट बना के रखिए, पाँव जमा के रखिए। एक टाइम आएगा जब आपके ये सारी चीज़ें ना आपकी टिप्स पे हो जाएँगी, बस आपको धैर्य बना के रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मशीन। एक्चुअल में इस इलेक्ट्रिक मशीन के तहत हमें जनरेटर, आपके मोटर और ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ना है। हालाँकि ये ट्रांसफार्मर मैं ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में आपको फिर से करवाया जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक मशीन के तहत हमें जनरेटर को पढ़ना होता है, मोटर को पढ़ना होता है, ट्रांसफार्मर को पढ़ना होता है। मॉड्यूल के स्टार्टिंग में हम डीसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे, उस पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा-सा बेस बनाया कि भई एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। अच्छा, जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जिसे विद्युत जनित्र के नाम से आप जानते हो, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा क्या है? क्यों बदलता है? कैसे बदलता है? सब कुछ बताया जाएगा। बस सुन लीजिए, जनरेटर आपका क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका उल्टा मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। समझ गए? जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इन दोनों में से एक चीज को तो आप लिंक करके अभी याद कर सकते हो। आपके घरों में मोटर है, पानी वाली मोटर है, जो नीचे से पानी को आपके जो आपने बना रखा है कुंड वगैरह, उस पानी को ऊपर चढ़ाती होगी। या फिर आपके घरों में या आपके गाँव में इतनी अच्छी पावर सप्लाई, मतलब वो पानी की सप्लाई नहीं आती, तो वो मोटर आपके पानी को खींचती होगी। वो मोटर चलती किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो वो इलेक्ट्रिक सिटी से चलती है, तो बस थोड़ा-सा लिंक कर लो, मोटर मोटर चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि विद्युत से। इस विद्युत ऊर्जा को वो किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। अब यांत्रिक क्या चीज़ है उसको बताया जाएगा। बस तुम थोड़ा लिंक तो कर लो ना कि ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि मोटर किसको बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको याद करते हुए चलते हैं। एक है जनरेटर, जनरेटर वाला नहीं समझ में आया। मोटर का तो पता है ना, मोटर क्या करती है? मोटर चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये क्या करेगी? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चलती है उसी से, उसी को बदलेगी। तो विद्युत लेगी, पावर सप्लाई लेगी, सिंगल फेज, थ्री फेज, वो आगे देखेंगे हम। तो पावर सप्लाई लेगी और उस पावर सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में, यंत्र चलेगा अंदर, है ना, उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। अगर मोटर ये काम करती है तो जनरेटर उसका उल्टा करेगा। जनरेटर उसका उल्टा करेगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ये दोनों याद हो गई। और इसके बारे में कौन नहीं जानता? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर किसी ऊर्जा को नहीं बदलता, ना तो विद्युत को यांत्रिक में और ना ही यांत्रिक को विद्युत में। ये तो आपका वोल्टेज को अप और डाउन करता है। वोल्टेज को क्या करता है? अप और डाउन करता है। आपने सुना हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर, और बड़े डिटेल से मैंने आपको बताया था। तो वोल्टेज स्तर को बदलने वाला जो यंत्र होता है उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। चाहे मैं बात करूं जनरेटर की, चाहे मैं बात करूं मोटर की, और चाहे मैं बात करूं आपके ट्रांसफार्मर की, ये सारे के सारे किसके तहत आते हैं? इलेक्ट्रिक मशीन के तहत आते हैं। तो इलेक्ट्रिक मशीन में हमें जो फोकस करना होता है थर्ड मॉड्यूल के तहत, वो आपके जनरेटर में, आगे चलकर पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर जिसे आप अल्टरनेटर कहते हो, उनको पढ़ा जाएगा। मोटर के तहत आपकी डीसी मोटर, एसी मोटर, सिंगल फेज, थ्री फेज, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मोटर पढ़ी जाएगी। और ट्रांसफार्मर तो खुद में अपना एक, है ना, ऐसा सोच लो दादा प्रकार का। जब आप पावर हाउस में जाके देखते हैं ना ट्रांसफार्मर, ये लगता है कि पूरे पूरे उस पावर हाउस में कोई दादा बन के बैठा है, तो वो ये ट्रांसफार्मर है, हाथी बोलते हैं इसे। तो ट्रांसफार्मर ये तो एक अलग से है। तो ट्रांसफार्मर वाले सेक्शन को अगर मैं साइड में छोड़ दूं, जो वोल्टेज को अप डाउन करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो इन दो चीजों पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो हम ऑलरेडी पढ़ा ही चुके हैं और फिर से भी पढ़ाया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर तो एक अलग चीज होगी, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है, ये तो वोल्टेज को अप और डाउन करता है। तो बदलने वाले कौन है? एक तो आपका जनरेटर जिसे विद्युत जनरेटर कहते हैं, और एक मोटर। मोटर कई आपकी याद कर ली, मोटर आपकी किससे चलती है? इलेक्ट्रिक से। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो जनरेटर क्या करेगा? उल्टा कर देगा। यांत्रिक यंत्र को घुमाएंगे और विद्युत ऊर्जा बना देगा। तो क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक मशीन के तहत क्या पढ़ना है? जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर करता है जी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर मोटर, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप और डाउन। फ्रीक्वेंसी बदलता है नहीं बदलता, सिंगल किस पे चलता है, एसी या डीसी, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा भी दिया जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा साइड में निकाल दो, ट्रांसफार्मर को साइड में कर दो, मोटर और जनरेटर पे आ जाओ। अब देखिए, इलेक्ट्रिक मशीन, विद्युत मशीन एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है। विद्युत चुंबकीय उपकरण है, क्या है? विद्युत चुंबकीय उपकरण है। कैसे काम करता है? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला इफेक्ट आएगा। जब फर्स्ट मॉड्यूल मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट मॉड्यूल के तहत आपको जब मैग्नेट और मैग्नेटिज्म नामक पॉलीफेज सिस्टम और एसी थ्योरी करवाई थी, तो बड़े जोर देके कहा था कि भाई ये तीनों चैप्टर आपके थर्ड मॉड्यूल में भर भर के रिपीट होंगे। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक मशीन एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो ऊर्जा को परिवर्तित करता है, और यह किसके बेस पे है? जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर के रूप में काम करता है। हालांकि इसमें जनरेटर और मोटर ही आपकी ऊर्जा को परिवर्तित करती है, जबकि आपका ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को अप या डाउन करता है।
अब देखिए इस अध्याय में इलेक्ट्रिक मशीन के तहत ऐसी युक्ति पढ़ेंगे जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हो, यानी कि अपना जो फोकस रहेगा इन दो चीजों पर, है ना, इन दो चीजों पर रहेगा। इन दो चीजों को हम अपने इस मॉड्यूल के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर को हम बाद में पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ भी चुके हैं, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अपना जो फोकस रहेगा इस अध्याय में हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता हो, यानी कि अपना फोकस रहेगा जनरेटर पे और आपका मोटर पे। क्लियर है, समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक मशीन में किन तीन चीजों को कवर करना है? आपकी जनरेटर को, आपकी मोटर को और आपके ट्रांसफॉर्मर को। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जैसे वाला शब्द पकड़ लो, जनितर। जनितर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज और अप और डाउन। इलेक्ट्रिक मशीन किसके बेस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय मतलब किसी भी धारावाहिक कुंडली में से जब धारा का प्रवाह करवाए जाएंगे, उस कुंडली को किसी पोल के ऊपर लपेटा जाएगा, कोई कोर के ऊपर लपेटा जाएगा, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक करंट बहने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं स्टेटर के अंदर रोटर घूमेगा, कहीं रोटर के अंदर स्टेटर फिक्स रहेगी और रोटर बाहर घूमेगा। तो वो सारा का सारा आपके इलेक्ट्रिक मशीन का बेस बनाता है। तो इस अध्याय में हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक बार उन्हीं चीजों को फिर से, विद्युत मशीन, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को याद, विद्युत मशीन क्या है? ट्रांसफॉर्मर को तो साइड में कर दिया। अब ट्रांसफॉर्मर को साइड में कर दिया तो दो प्रकार की इलेक्ट्रिक मशीन बच गई, जनरेटर और मोटर। तो ये जनरेटर और मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन करता है? मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर चलती है किससे? विद्युत से। तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा में। जबकि आपका जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर जनरेट करता है। जब जनरेटर चलाते हैं ब्याह शादी में तो क्या करते हैं? उसको चलाते हैं, वो यंत्र है एक, और यंत्र है और क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगा, विद्युत एनर्जी बनाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। मोटर क्या करती है? मोटर चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर खुद चलेगा और विद्युत को बनाएगा, तो वो एक यंत्र है। यंत्र है तो जनरेटर क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। क्लियर है? अब इस मोटर के तहत हमें दो प्रकार की मोटर को पढ़ना होता है। इस मोटर के तहत हमें कितने प्रकार की मोटर को पढ़ना होता है? दो प्रकार की मोटर को पढ़ना होता है। एक है जी आपकी एसी मोटर और दूसरी है जी आपकी डीसी मोटर। एक है जी आपकी एसी मोटर और दूसरी है जी डीसी मोटर। एसी मोटर, एसी को मोटर है, मोटर है तो विद्युत को किस में बदलेगी? यांत्रिक में। मोटर है, इसको भूल जाओ आप एसी और डीसी को। इतने सिंपल वे से कराऊंगा कि तुमको याद हो जाएगा क्लास के अंदर। हो सकता है कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिसको ये ऑलरेडी बातें पता हो, लेकिन तो भी धैर्य बना के रखे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। इस लाइन को भूल जाओ। मोटर है, मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अच्छा, एसी मोटर है तो चलेगी तो विद्युत पे ही। कौन सी विद्युत पे? एसी मोटर एसी पे चलेगी तो एसी को यांत्रिक में बदलेगी, एसी विद्युत को यांत्रिक में बदलेगी। डीसी मोटर है, चलेगी तो विद्युत पे ही। कौन सी विद्युत पे? डीसी मोटर है तो डीसी विद्युत पे चलेगी, और उस डीसी को किस में बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा में। बात क्लियर हुई? इस पूरे एक बार फिर से समझो। इलेक्ट्रिक मशीन वो मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पता लगा? मोटर, मोटर तो चलती विद्युत पर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगी। ये मोटर दो कैटेगरी में हमने ले ली, एक है जी आपकी एसी मोटर और दूसरी आपकी डीसी मोटर। नाम से पता लग जाएगा एसी मोटर किस पे चलेगी? एसी पे चलेगी। और मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो एसी मोटर एसी विद्युत को किस में बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। एसी पे चलने वाली मोटर है तो एसी मोटर है। अच्छा, डीसी मोटर किस पे चलेगी? डीसी सप्लाई पे चलेगी और उसको यांत्रिक में बदल देगी। ये कोई पेपर में नहीं पूछा जाता, पेपर में तो ये ऊपर वाला पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना कि एसी मोटर किस पे चलेगी? एसी पे चलेगी यार। डीसी मोटर किस पे चलेगी? डीसी पे चलेगी। मोटर का काम ही क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो एसी मोटर है, उसको एसी सप्लाई दी जाएगी, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। डीसी मोटर, उसे डीसी सप्लाई दी जाएगी, वो उसे यांत्रिक में बदल देगी। क्लियर है? अच्छा, जनरेटर, जनरेटर ब्याह शादी वाला हम ध्यान रखते हैं, जनरेटर लेके आते हैं, और वो एक यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब ये जो जनरेटर है ये भी दो प्रकार का है ना, एक अल्टरनेटर और दूसरा आपका जनरेटर। ये डीसी जनरेटर है और ये एसी जनरेटर है, ऐसे समझो इसे। अल्टरनेटर मतलब
आप कहोगे नाम क्यों नहीं लिखा? आगे लिख रखा है ना, इस जनरेटर से रिलेटेड आगे हमने प्रॉपर लिखा है कि जनरेटर है वो आपका, हम डीसी जनरेटर, डीसी मशीन के तहत आपका मोटर के साइज हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को ही पढ़ते हैं। तो आगे लिख रखा है, बस एक बार थोड़ा सा यहाँ क्लियर किया है कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने मोटर को दो पार्ट में कर दिया, एसी मोटर और डीसी मोटर, ठीक उसी प्रकार से इस जनरेटर को हम दो पार्ट में, एक अल्टरनेटर और ये आपका जनरेटर। अच्छा, जनरेटर है, जनरेटर के दो पार्ट हमने देख लिए, अल्टरनेटर और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका जनरेटर, जनरेटरी नाम है। जनरेटर का जनरेटरी नाम यहाँ क्यों रखा है, ये यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये डीसी जनरेटर है, जो थोड़ी देर में पता चलेगा। अब अल्टरनेटर से समझो, अल्टरनेटर क्या करता है, किसकी कैटेगरी में आता है, जनरेटर की कैटेगरी में आता है। जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा लेगा और उसे विद्युत में बदल देगा। और विद्युत तो दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। अल्टरनेटर का ए शब्द पकड़ लो, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ए से अल्टरनेटर, ए से एसी में बदलता है। समझ गए, अल्टरनेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को एसी में बदलता है। और जनरेटर के अंदर हमने अल्टरनेटर और दूसरा डीसी जनरेटर, ये जनरेटर कौन सा है, लिखना चाहो तो लिख दूं अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये है जी डीसी जनरेटर, लेकिन आगे लिख ही रखा है, यह है डीसी जनरेटर। तो ये लेगा क्या, यांत्रिक ऊर्जा लेगा और उसे किस में बदल देगा, डीसी में बदल देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इलेक्ट्रिक मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सबसे पहले मोटर, मोटर क्या करती है, मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। दो प्रकार की मोटर, कौन कौन से मोटर, एसी मोटर यानी कि एसी लेगी और यांत्रिक में बदल देगी, डीसी मोटर यानी कि डीसी लेगा और यांत्रिक में बदल देगा। फिर हमने देखा जनरेटर, जनरेटर दो प्रकार का, अल्टरनेटर और क्या कहेंगे, डीसी जनरेटर। जनरेटर का नाम ही रख दिया डीसी जनरेटर। वैसे अगर देखा जाए तो क्या प्रोड्यूस करता है, आपको लगेगा कि डीसी को तो हम, एसी को तो बना सकते हैं, डीसी को तो बना ही नहीं सकते। बिल्कुल सही हो आप, डीसी को हम बना नहीं सकते, लेकिन हम बनाएंगे एसी और बाद में उसको डीसी में कन्वर्ट कर देंगे कम्यूटेटर की वजह से। अभी नहीं बता रहा वरना सारी चीजें मिक्स हो जाएगी। तो जनरेटर दो प्रकार का है, कि अल्टरनेटर और दूसरा आपका जनरेटर, डीसी जनरेटर। पर ध्यान रखेंगे कि भाई यार ये अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर किसके पार्ट है, जनरेटर के पार्ट है। यानी कि जनरेटर क्या करता है, एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा लेगा और उसे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा लेगा विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो अल्टरनेटर भी यांत्रिक ऊर्जा लेगा और आपका डीसी जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा लेगा। और ये अल्टरनेटर ऐसे अल्टरनेटर और ऐसे एसी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को एसी में बदल देगा। और नाम है डीसी जनरेटर, नाम से पता लग गया ये यांत्रिक ऊर्जा लेगा और उसे डीसी में बदल देगा। आप कहोगे कि सर ये पेज और ये पेज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस दूसरे पेज में कोई अलग से बताया गया हो, उन्हीं चीजों को रिपीट किया जा रहा है। और मैंने क्या कहा था कि अगर मैं तुमको सीधा ही सब कुछ बता दूंगा तो तुम्हारा बेस क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। और मशीनी सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जिनसे बच्चे पढ़ के आते हैं, फिर भी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी जाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद उड़ जाते हैं, कारण क्योंकि वो चीजों को बार बार क्लास के अंदर रिपीट नहीं करते। उन्हीं चीजों को मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ थोड़ा सा इजी वे में और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि इस भेजे में सेट हो जाए। जो उस दौरान जो आपने गलती की थी वो गलती यहाँ आपको, है ना, भारी ना पड़े। भारी कौन सी, कि आपने वहां इंटरेस्ट नहीं लिया था, अब यहाँ इंटरेस्ट बनाया जा रहा है। सुनो मेरी बात को, हमने देखा कि भाई एक तो वो है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है और एक वो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। जो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है वो मोटर है, और जो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है वो आपका जनरेटर है। मोटर में एसी मोटर और डीसी मोटर, एसी मोटर एसी पे चलेगी और उस एसी वेव फॉर्म को विद्युत ऊर्जा वाली को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। डीसी मोटर डीसी पे चलेगी और उस डीसी को किस में बदल देगी, यांत्रिक में। फिर हमने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जनरेटर है, अल्टरनेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। दोनों के दोनों आपके क्या लेंगे, भाई एसी मोटर तो ऐसे ले रही थी, डीसी मोटर डीसी ले रही थी, वो तो अलग बात हो गई। अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर दोनों के दोनों आपके यांत्रिक यंत्र है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा लेंगे। अल्टरनेटर उसे, उस यांत्रिक ऊर्जा को ऐसे अल्टरनेटर ऐसे एसी में बदल देगा। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा लेगा और डीसी जनरेटर तो उसे डीसी में बदल देगा। यानी कि अल्टरनेटर आपकी एसी को प्रोड्यूस करता है। आपने पहले क्यों नहीं बताया सर अल्टरनेटर तो एसी बनाता है, थोड़ा सा बनाना पड़ा, बेस बनाना पड़ा। अल्टरनेटर आपकी एसी बनाता है और डीसी आपकी क्या बनाता है, डीसी जनरेटर आपके डीसी बनाता है। अब आप कहोगे डीसी तो बनती नहीं, बिल्कुल सही हो आप, डीसी नहीं बनती, बनाता है वो एसी ही, उस एसी को फिर बदल दिया जाता है डीसी में। उसी बात को यहां लिखा है,
अल्टरनेटर और जनरेटर दोनों ही आर्मेचर में एसी विद्युत उत्पन्न करते हैं। अल्टरनेटर तो एसी बनाता ही बनाता है। डीसी जनरेटर आपको लगेगा कि डीसी जनरेटर नाम से पता लग रहा है कि डीसी बनाएगा। एक्चुअल में हमने फर्स्ट मॉड्यूल के तहत पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, जब मैं एसी और डीसी दो प्रकार की विद्युत बता रहा था, तो मैंने बताया था कि एसी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं? भाई इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अप डाउन होती है, तो साइनोसोडल वेव बनती है, तो एसी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जिसको प्रोड्यूस किया जा सकता है उसे लंबे दूरी तक भेजा भी जा सकता है, पारेषण और वितरण भी किया जा सकता है। डीसी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, और वो मात्रा जो कम मात्रा में होती है उसी को हम स्टोर कर सकते हैं। डीसी को हम बैटरी में संचित भी कर लेते हैं। तो चाहे अल्टरनेटर बनाता है एसी, ये तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। आपका डीसी जनरेटर, नाम से पता लगा डीसी जनरेटर डीसी को बनाता हुआ, एक्चुअल में डीसी बनती ही नहीं है। तो यही बात बोलिए कि अल्टरनेटर और जनरेटर दोनों में आर्मेचर, अब ये आर्मेचर क्या है थोड़ी देर में पता लगेगा, में एसी विद्युत उत्पन्न करते हैं। करते क्या है जी? वो दोनों के दोनों आपकी एसी विद्युत उत्पन्न करते हैं। दोनों के दोनों क्या बनाते हैं? एसी ही बनाते हैं। लेकिन डीसी जनरेटर में, अरे क्या हो गया इसे, लेकिन आर्मेचर में क्या बनाते हैं? एसी उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो डीसी जनरेटर में हम चाहेंगे डीसी बन जाए, डीसी मिले हमें, तो उस डीसी को क्या किया जाएगा? उस डीसी को बदला जाएगा, क्योंकि प्रेरण विधि से केवल एसी ही उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि यहां यहां अगर मैं बात करूं, अल्टरनेटर ने एसी बनाई, कोई संदेह नहीं है। अल्टरनेटर ने क्या बनाई? एसी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी जनरेटर एक्चुअल में डीसी बनाता नहीं, वो बनाता है क्या? एसी बनाता है। उसी एसी को फिर आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट आएगा कम्यूटेटर, वो कम्यूटेटर उस एसी को किस में बदल देता है? डीसी में बदल देता है। समझ गए? अगर तुमसे कोई कोई ऐसा मान के चलो कि तुम्हारी कोई परीक्षा लेने लग जाए और तुमसे ये कह दे कि बताइए कि डीसी जनरेटर क्या बनाएगा, तुम एक सेकंड में बोल दो डीसी जनरेटर, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, डीसी बनाएगा? डीसी बनती नहीं है। अल्टरनेटर ऐसे बनाता है, डीसी जनरेटर आपकी बनाएगा क्या? एसी ही बनाएगा, उस एसी को बाद में बदल दिया जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला? अल्टरनेटर में फाइनली हमें एसी मिली और जनरेटर में हमें फाइनली डीसी मिली। क्लियर है भाई? अब उसी चीज को पिछले दोनों पेजों वाली बात को निचोड़ करके फाइनल हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं और डीसी मशीन पे पहुंचने वाले हैं। एसी को, एसी मोटर यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। मोटर है, मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है। तो एसी मोटर एसी को यांत्रिक में बदलती है और डीसी मोटर डीसी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यानी एसी मोटर एसी पे चलती है, नॉर्मल सी बात है, और उसे यांत्रिक, यंत्र घूमता है यांत्रिक में बदल देगी, काम करेगी कुछ, पानी को कौन से निकालेगी, या फिर कोई और कोई भी टास्क है, हो सकता है कि पानी को खींचने वाली हो, कोई भी हो, अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह हम देखेंगे। डीसी मोटर है, डीसी पे चलेगी और उसे यांत्रिक में बदल देगी। अब अल्टरनेटर, अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर दोनों किसके पार्ट है? जनित्र के पार्ट है। कोई पार्ट जनित्र है, कोई जनित्र, जनरेटर को ऐसे याद रखो ब्याह शादी में हम लेके आते हैं, तो यंत्र लेके आते हैं, यानी कि वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा। अल्टरनेटर यांत्रिक देंगे, अल्टरनेटर को, डीसी जनरेटर को भी यांत्रिक ऊर्जा देंगे, अल्टरनेटर को भी यांत्रिक ऊर्जा देंगे और डीसी जनरेटर को भी यांत्रिक ऊर्जा देंगे, क्योंकि ये जनित्र के पार्ट है। ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें प्रोड्यूस कर देगा? यंत्र घूमेगा और एसी बनाएगा, यंत्र घूमेगा और एसी बनाएगा, ऐसे अल्टरनेटर ऐसे एसी बनाएगा। डीसी जनरेटर यंत्र घूमेगा, यंत्र घूमेगा, जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है वो बाद में देखा जाएगा यार। तो यंत्र घूमेगा, यंत्र अपना काम करेगा और डीसी बनाएगा, बनेगी एसी, उस एसी को बाद में बदल दिया जाएगा डीसी। सारा कुछ क्लियर है? छोटी सी बात थी, लेकिन उसमें इतना आपका टाइम इस वजह से लिया है कि अब तुम्हारे लिए अब इन चीजों को समझना, इन चीजों को मतलब अलग अलग क्लेरिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। एक सेकंड में तुम इलेक्ट्रिक मशीन के तहत जनरेटर को पढ़ते हैं, मोटर को पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर को साइड में निकाल दो, वोल्टेज अप और डाउन साइड में करो। यानी कि अब यहाँ जनरेटर और मोटर, ये जनरेटर और मोटर को इकट्ठा किया तो पता लगा कि इनमें से कोई तो एक ऐसा होगा जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और एक ऐसा होगा जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। फिर मैंने एक शब्द पकड़ लिया मोटर, मोटर विद्युत से चलती है, यानी कि विद्युत को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। नाम चला, नाम से फिर मोटर से पता लगा कि मोटर तो हम पढ़ते ही हैं, ये एसी मोटर है, ये डीसी मोटर है। एसी मोटर एसी सप्लाई लेगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी, डीसी मोटर डीसी सप्लाई लेगी, यांत्रिक में बदल देगी। अब बच गया जनरेटर। तो मोटर का उल्टा होगा जनरेटर, जनरेटर जनरेट करेगा, यानी कि ये एक यंत्र है जिसे यांत्रिक ऊर्जा देंगे और जनरेट कर देगा आपकी क्या? या तो एसी या डीसी। एसी को पैदा करने वाला अल्टरनेटर होगा, अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा लेगा और एसी बनाएगा। डीसी,
डीसी को पैदा करने वाला डीसी जनरेटर होगा, यांत्रिक ऊर्जा लेगा और डीसी बनाएगा, बनेगी एसी, उस एसी को बाद में डीसी में बदल दिया जाएगा। फिनिश है। डीसी मशीन, प्रॉपर डेफिनेशन पे आ रहे हैं, जिस मशीन के इनपुट या आउटपुट में डीसी सप्लाई हो वही एक्चुअल में डीसी मशीन है। अब डीसी मशीन के तहत हम क्या पढ़ेंगे, या तो डीसी मोटर को पढ़ेंगे या डीसी जनरेटर को पढ़ेंगे। ये दोनों तो एसी पे काम करने वाले, एसी मोटर एसी पे काम कर रही है, अल्टरनेटर भी एसी पे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं इनका लिंक एसी से, एसी मोटर में लिंक किससे है, एसी को लेगा और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। अल्टरनेटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एसी। तो ये वाला तो सेक्शन साइड में कर दो, क्योंकि मैंने क्या कहा था इस मॉड्यूल के स्टार्टिंग में हम किस पोर्शन पे फोकस करेंगे, पहले डीसी मशीन पे फोकस करेंगे। जैसे ही डीसी मशीन वाली डीसी मोटर और डीसी जनरेटर पूरा कर लेंगे, फिर से मैं ये डायग्राम, ये स्लाइड लेके आऊंगा और फिर तुमको एसी मोटर पे, एसी मशीन पे फोकस कराऊंगा। एसी मशीन के तहत एसी मोटर और फिर आपके एस अल्टरनेटर को पढ़ाया जाएगा। फिर एसी, इस एसी मशीन को फिर आगे झांक के देखेंगे तो पूरा एक परिवार निकल के आएगा, सिंगल फेज और थ्री फेज। समझ गए मेरी बात को। तो फोकस किस पे किया जाएगा, पहले डीसी मशीन पे। तो डीसी मशीन की अगर मैं तुमको एक पहचान बताऊं कि बताओ भाई डीसी मशीन, डीसी मशीन के तहत हमने दो चीजें देखी, एक तो है जी डीसी मोटर, वो तो मोटर वाले सेक्शन से आया है, एसी मोटर और डीसी मोटर, और एक डीसी जनरेटर भी है, ये आपके जनरेटर वाले सेक्शन पे आया है। यानी कि एक चीज इसकी उठानी है और एक चीज इसकी उठानी है, तभी तो डीसी मशीन बनेगा। और डीसी मशीन की एक पहचान अगर मैं कहूं कि भाई कोई एक आदमी, कोई कॉमन आदमी भाई तुमसे ये कहे कि बस तुम बताओ कि ये डीसी मशीन है, इसकी पहचान क्या है, तुम क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर अगर डीसी मशीन है तो अगर मोटर हुआ या जनरेटर हुआ, कोई भी हो, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, कहीं ना कहीं उसमें डीसी जरूर आएगी, कहीं ना कहीं उसमें क्या आएगी, डीसी जरूर आएगी, तभी तो डीसी मशीन बना, डीसी जरूर आएगी। अगर डीसी मोटर हुआ तो सर उसे हम डीसी सप्लाई देंगे और उसे वो यांत्रिक में बदल देगा। अगर जनरेटर हुआ, अगर जनरेटर डीसी जनरेटर हुआ तो जनरेटर मतलब एक यंत्र है, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे और वो डीसी को जनरेट कर देगा। जनरेट तो एसी करेगा, उस एसी को बाद में डीसी में बदल दिया जाएगा। तो डीसी मशीन की पहचान क्या है, तो हम डीसी मशीन की एक पर्टिकुलर पहचान की बात करूं तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं या तो इसके इनपुट में या कि इसके आउटपुट में डीसी सप्लाई जरूर मिलेगी। मोटर होगा तो उसमें हम डीसी सप्लाई देंगे, तो डीसी मोटर उस सप्लाई को, उस डीसी को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। और अगर डीसी जनरेटर हुआ तो उसे हम देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा, लेकिन वो डीसी जनरेटर आपकी डीसी को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसके आउटपुट में मिलेगी। तो जिस मशीन के इनपुट या आउटपुट में डीसी सप्लाई होती है वह अवश्य ही डीसी मशीन होता है। डीसी मोटर के इनपुट में डीसी होती है, डीसी मोटर के इनपुट में डीसी होती है और उस डीसी को ये यांत्रिक में बदल देता है। जबकि डीसी जनरेटर के आउटपुट में डीसी होती है, क्योंकि हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, उस यांत्रिक ऊर्जा को ये डीसी में बदल देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर मैं तुमसे पूरी इस बात को हमने कहूं, सबसे पहले हमने देखा एक तो है जी जनरेटर, मार्कर दूसरा लेने दो, पहले मोटर से देखते हैं। एक तो है जी मोटर, मोटर में हमने देखा कि मोटर में दो कैटेगरी निकली, एक निकली एसी मोटर, ठीक है, एक निकली एसी मोटर, और दूसरी कौन सी निकली, दूसरी निकली जी डीसी मोटर, दूसरी निकली डीसी मोटर, ठीक है। हमने देखा जी जनरेटर, जनरेटर में भी हमने दो कैटेगरी निकाली, एक निकाला जी हमने अल्टरनेटर, अल्टरनेटर निकाला, और दूसरा निकाला हमने क्या, हमने निकाला जी डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में ही हमने डीसी जनरेटर लिया, ठीक है, वो एक हेडिंग दे दी। अब सुनो, एसी हमें इस मॉड्यूल के स्टार्टिंग में किसको पढ़ना है, मैंने पहले ही बता दिया था डीसी मशीन को पढ़ेंगे। एसी मोटर में सप्लाई एसी दी जाएगी, साइड में कर दो। अल्टरनेटर एसी प्रोड्यूस करेगा, साइड में कर दो। कौन सी दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़नी है जी डीसी मोटर और पढ़नी है डीसी जनरेटर। अच्छा मोटर है, मोटर है, मोटर है तो ये क्या लेगी, ये आपकी सप्लाई लेगी विद्युत, और डीसी मोटर है तो डीसी सप्लाई लेगी, और उस डीसी सप्लाई को मोटर किस में बदल देगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। किस में बदल देगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? अच्छा डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर कोई जनरेटर यानी कि एक यंत्र है, और वो यंत्र क्या करेगा, वो यांत्रिक ऊर्जा लेगा। वो क्या लेगा, यांत्रिक ऊर्जा लेगा, और इस यांत्रिक ऊर्जा को डीसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस कर देगा, डीसी। अब देख लो, चाहे डीसी मशीन हो चाहे डीसी जनरेटर हो,
ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं डीसी से लिंक रखते हैं। मोटर के तो इनपुट में डीसी होती है और डीसी जनरेटर के आउटपुट में डीसी होती है। और यही बात मैंने बताई कि मशीन, डीसी मशीन की एक पहचान है, जिस मशीन के इनपुट या आउटपुट में कहीं आपको डीसी नजर आए तो इसका मतलब वो या तो डीसी मोटर है, इनपुट में अगर डीसी है तो वो डीसी मोटर है, और अगर आउटपुट में अगर डीसी है तो इसका मतलब वो डीसी जनरेटर है। हो गया, बहुत बढ़िया। अब डेफिनेशन देख लीजिए डीसी मशीन की। अब तक आपका हो गया, अब क्या पढ़ रहे थे, वही चीज को एक बार बोला है। डीसी मशीन, प्रॉपर डीसी मशीन पे आ गए। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक मशीन को देखा। इलेक्ट्रिक मशीन में हमने कहा कि भी क्या क्या पढ़ना है, उसमें से फिर मैंने कुछ चीज पिकअप कर ली। मोटर में देखा एसी मोटर और डीसी मोटर, फिर जनित्र में ट्रांसफार्मर को तो साइड में छोड़ दिया पहले ही पेज पे। दूसरा मैंने देखा जनरेटर, जनरेटर में मैंने हमने देखा अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर। उसमें से हमने एसी मोटर और अल्टरनेटर को साइड में रख दिया, साइड में कर दिया, उसको हम सेकंड मतलब पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें डीसी मशीन, डीसी मशीन में हम आए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। डीसी मोटर में हमने देखा कि भाई ये तो आपकी मोटर है तो डीसी सप्लाई लेगी, यांत्रिक में बदल देगी। डीसी जनरेटर है यंत्र है एक, तो ये यंत्र प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसे यांत्रिक ऊर्जा देंगे और डीसी को प्रोड्यूस कर देगा, बनाएगा एसी, उस एसी को बाद में डीसी में बदला जाएगा। अब आगे डीसी मशीन, इस डीसी मशीन के तहत हमें डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को पढ़ना होता है। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल विद्युत यांत्रिक युक्ति है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या है, ये हम ऑलरेडी वहां कर चुके थे, और जब मैं आपको डीसी मोटर और आपके डीसी जनरेटर को पढ़ाऊंगा तो फिर से एक बार कराऊंगा, बस यहाँ एक डेफिनेशन को स्टार्ट करना हो। जैसे तुमको किसी के बारे में इंट्रोड्यूस करना हो, जैसे कोई सामने तुम्हारे खड़ा है तो तुम क्या कहोगे, भाई ये कौन है, तो तुम अगर गांव का ही कोई बंदा है और गांव का ही कोई बंदा पूछ रहा है तो हम कहेंगे कि ये फलाने का पोता है, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का भाई है, ये फलाने का पापा है। समझ गए, तो एक एक टैग दे दिया हमने, एक इंडिकेशन दे दी। अब फिर नहीं समझ में आया तो फिर हम उसके कुछ व्यवसाय वगैरह के बारे में बताएंगे, उसका व्यवहार वगैरह बताएंगे, कोई बताएंगे कि भाई तू उसके परिवार में उसको जानता होगा, ऐसे बताएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से डीसी मशीन से रिलेटेड अगर तुमको एक बात बतानी हो कि डीसी मशीन किस वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करती है, तो वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल पे काम करती है। यानी कि यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है। अब तुमको नहीं समझ में आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल, क्यों, क्योंकि तुमने वहां इसको नहीं पढ़ा। कब, जब मैंने बहुत अच्छे से बताया था तुमको और बोला भी था कि आगे आएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसके व्यवसाय को, इसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल को डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में भी तुमको पढ़ाया जाएगा। बस फिलहाल तुम ध्यान रखना, ये मैंने इंडिकेशन दे दी कि ये इसका, ये उसका पोता है। तो इलेक्ट्रिक मशीन है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब विद्युत प्लस यांत्रिक, यानी कि विद्युत सप्लाई लेगी और उसे यांत्रिक में बदल देगी, और यांत्रिक लेगी और उसे विद्युत में बदल देगी। तो दोनों चीजें आ गई। अगर मोटर है तो विद्युत लेगी तो यांत्रिक में बदलेगी, और जनरेटर है तो यांत्रिक लेगी उसे विद्युत में बदलेगी। कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें, एक इसमें बदला चाहे उसमें बदला, आ तो रहे हैं दोनों ही शब्द, यानी कि विद्युत प्लस यांत्रिक के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, वो आपकी डीसी मशीन है। विद्युत प्लस यांत्रिक, यानी कि मोटर है वो विद्युत से यांत्रिक में जाती है, तो विद्युत और यांत्रिक आ गई। जनरेटर है वो खुद एक यंत्र है, यांत्रिक के उसके अंदर कुछ मैकेनिकली कुछ होता होगा और वो आपकी डीसी को प्रोड्यूस करता है। लेकिन आए तो दो ही शब्द, कौन कौन से, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत, और मैकेनिकल मतलब यांत्रिक। तो विद्युत यांत्रिक ये युक्ति है। इसमें घूमने वाला भाग होता है या नहीं होता, एक ही बात मैंने बोली थी ट्रांसफॉर्मर जब पढ़ाया था कि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी घूर्णित भाग नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर में फिक्स आपकी क्या होती है, कोर होती है, उसी कोर के ऊपर आप बाइंडिंग करते हो। एकमात्र ऐसी युक्ति पूरे मशीनी सेक्शन में जिसमें कोई भी घूर्णित भाग नहीं है, और वो आपका ट्रांसफॉर्मर था। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर की दक्षता हमेशा मैक्सिमम होती है। एकमात्र ऐसी मशीन भी बोल सकते हैं जिसकी दक्षता सबसे ज्यादा होती है, कारण क्योंकि उसमें कोई भी घूर्णित भाग नहीं था, और घूर्णित भाग नहीं था तो कोई भी घर्षण हानि, फ्रिक्शन हानि नहीं थी, यांत्रिक हानि नहीं थी, इस वजह से उसकी दक्षता भी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ तो घूर्णित भाग आएंगे, कोई स्टेटर के अंदर रोटर घूमेगा और कहीं रोटर मतलब स्टेटर अंदर फिक्स होगा और बाहर को रोटर घूमेगा, घूमने वाला भाग जरूर होगा। इसमें घूमने वाला भाग होता है, अतः यह एक घूर्णित युक्ति है, घूर्णित युक्ति है। घूर्णित युक्ति होने के कारण डीसी मशीन में घर्षण हानि, मैकेनिकल लॉसेस या फिर यांत्रिक हानि के मतलब फ्रिक्शन लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से चाहे मैं डीसी मशीन की बात, मोटर की बात करूं या डीसी जनरेटर की बात करूं जो डीसी को प्रोड्यूस करेगा, इनकी दक्षता इतनी नहीं होती एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बहुत ज्यादा होती है।
तो डीसी मशीन किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट पे, विद्युत प्लस यांत्रिक युक्ति है। इसमें घूर्णित भाग होता है, इस वजह से यहाँ पर घर्षण हानि या फिर ये कहे कि भाई इसमें यांत्रिक हानि मौजूद होती है। ठीक है, घर्षण हानि नाम उल्टे लिख दिए। घर्षण वाला मैकेनिकल शब्द इधर आएगा, बाद में बदल दूंगा। समझ गए क्या हुआ? घर्षण के लिए फ्रिक्शन शब्द इधर आएगा और यांत्रिक के लिए मैकेनिकल इधर आएगा। अभी कर दूं क्या साथ साथ? कोई नहीं, तब तक तुम ऊपर वाला याद कर लो। समझ गए? क्योंकि घर्षण को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लॉस होगा। ठीक है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्पेस कम है। ऊपर लिखी पड़ी है स्पेलिंग ये भी। बस मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है भाई, बाद में सही लिख देंगे। तो डीसी मशीन में हम दो चीजें पढ़ते हैं, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। डीसी मोटर, अब डीसी मोटर यही पीछे वाली बात। डीसी मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा लेगी। विद्युत के अंदर कौन सी विद्युत लेगी? तो हम कहेंगे डीसी विद्युत लेगी। कौन सी विद्युत लेगी? तो हम कहेंगे डीसी विद्युत लेगी। और इस डीसी विद्युत को किस में बदल देगी? यांत्रिक ऊर्जा में। फिर है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर डीसी मशीन के ही पार्ट है। डीसी जनरेटर क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा लेगा और विद्युतिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में किसको प्रोड्यूस कर देगा? डीसी को प्रोड्यूस कर देगा। और यही बात मैंने बोली थी, अगर डीसी मशीन की अगर कोई एक पहचान बताएंगे तो हम कहेंगे इसके इनपुट या आउटपुट में कहीं आपको डीसी नजर आएगी। डीसी मोटर के इनपुट में डीसी नजर आती है और डीसी जनरेटर के आपके आउटपुट में डीसी नजर आती है। अच्छा, डीसी मोटर की क्षमता पेपर में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन, फिर हम पार्ट को स्टार्ट करेंगे। डीसी मोटर की क्षमता, डीसी मोटर की क्षमता हमेशा हाउस पावर में होती है। आप जब भी मोटर मोटर लेने जाते हो तो क्या कहते हो? भी इतने हाउस पावर की ये मोटर है, चाहे वो आपकी एसी हो या चाहे डीसी हो, इतने हाउस पावर। तो मोटर की क्षमता हमेशा किस में होती है? हाउस पावर में होती है, अशुभ शक्ति में होती है। जबकि जनरेटर की क्षमता हमेशा किलोवाट में होती है, इतने किलोवाट का ये जनरेटर है। डीसी जनरेटर है या आपका अल्टरनेटर है। तो आपके जनरेटर की हमेशा क्षमता किलोवाट में होती है। किलोवाट, किलोवाट से बड़ा मेगावाट है ना, वाट में होती है कुल मिलाकर। मोटर की क्षमता हाउस पावर में, एचपी में, अश्व शक्ति में। और जनरेटर की क्षमता हमेशा किस में होती है? किलोवाट में होती है। वो डिपेंड करता है कितनी किलोवाट का है, मेगा का है या गीगावाट का है ना। किलो तक ही हम मेनली अपनी सिलेबस में कवर करेंगे। इस अध्याय में हम डीसी मशीन की संरचना के तहत मुख्य भागों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये पेपर में आने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन। मोटर की क्षमता एचपी में और जनरेटर की क्षमता किसमें? किलोवाट में। मोटर वाले में चाहे एसी हो डीसी हो, एचपी में शो किया जाएगा। और जनरेटर के तहत आपका एसी को प्रोड्यूस करने वाला अल्टरनेटर हो, चाहे डीसी को प्रोड्यूस करने वाला डीसी जनरेटर हो, हमेशा किसमें होता है? किलोवाट में। क्लियर है भाई? अब देख लेते हैं जी इसके पार्ट वन बाय वन करके। हम डीसी मशीन में फिर से कहूंगा, ना तो मैंने डीसी मोटर को उठाया है फिलहाल और ना ही मैंने डीसी जनरेटर को उठाया है। मैंने सिर्फ उठाया है डीसी मशीन को। और उस डीसी मशीन में चाहे मोटर की बात करूं, चाहे मैं आपकी किसकी बात करूं, किसकी? जनरेटर की बात करूं, इन दोनों के पार्ट आपके कॉमन है। तो उन कॉमन पार्टों को पहले 15-16 ये पार्ट है, इनको वन बाय वन करके तुमको पढ़ाया जाएगा। तो ये मोटर का एक स्ट्रक्चर है ना, एक ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। उसमें जो आपके आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं जी हम फ्रेम, योक या फिर आपकी बॉडी। ये फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया। ये आपके लेग्स हो गई, है ना, जिनको बेड प्लेट भी बोलते हैं। इनके ऊपर ये फ्रेम अच्छे से स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ये है आई होल। ये क्या है? आई होल। सारे कुछ लिखे पड़े आगे, लेकिन एक बार यहाँ थोड़ा सा समझा रहा, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बन जाएगा। ये सबसे पहले हमने बेड प्लेट, इन बेड प्लेट पर आपने फ्रेम का एक स्ट्रक्चर बना दिया। फ्रेम को आप बॉडी भी बोल सकते हो, योक भी बोल सकते हो। और इस मोटर को उठाने के लिए हमने ऊपर आई होल, यहाँ कोई हुक डालेंगे और इसको ऊपर उठा लेंगे। क्लियर है? अंदर की तरफ आएंगे तो ये सबसे पहले पोल आपको दिखाई देंगे। सामान्यतः पोलों की संख्या, वैसे पोल हमेशा इवन नंबर में होते हैं, 2, 4, 6 और 8, ऐसे आपको पोल नजर आएंगे। सामान्यतः जो पोलों की संख्या है वो 4 होती है। तो 4 पोलों से मैंने इंडिकेट किया है, नॉर्थ, 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 नॉर्थ। ये तो गलत हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। मैं चेंज कर दूंगा बाद में, ठीक है। सारी जगह आपको एक बार रोक के चेंज ही कर देता हूँ, ठीक है। सारी जगह नॉर्थ नॉर्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सही है। तो ये कौन सा है? ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो ये हमेशा पेयर में होते हैं। क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, वो सारा आगे चलकर आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी बाहर वाला फ्रेम, योक, बॉडी कवर जिसे बोल देते हो,
ये बेड प्लेट पे आपका प्लेट मतलब लेग जैसे मैं अपनी टांगों पे खड़ा हूँ तो ठीक इसी प्रकार से नीचे बेड प्लेट बोलते हैं उसे। ऊपर का आई होल अंदर की तरफ आएंगे तो पहला आपके पोल दिखाई देंगे। ये पोल हो गए नॉर्थ पोल साउथ पोल। 2 4 6 8 2 से 8 रखते हैं और मेनली कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है पोल के चारों तरफ ना चारों तरफ तो क्या कहेंगे इस पोल को भी आप देखोगे ना तो इसमें जिस पे आपकी वाइंडिंग की जाती है उसे पोल कोर कहते हैं। पोल के ऊपर जिसके ऊपर आपकी वाइंडिंग की जाती है फील्ड वाइंडिंग होती है इसे पोल कोर कहते हैं और आगे की जो शेप है उसे पोल शू कहते हैं। शू के आकार के होते हैं। शू मतलब जूता आगे से कैसे होता है ऐसी शेप होती है ना। तो ये पोल है पूरा। इस पोल को भी आज की इस क्लास में कवर किया जाएगा अगर समय बचा तो नहीं तो बाहर वाले फ्रेम को तो अच्छे से बता के जाऊंगा। तो इस पोल को भी दो पार्ट में पोल कोर जिसके ऊपर ये वाइंडिंग दिखाई दे रही है आपको देखो आप ये फील्ड पोल हो गया। ठीक है और ये इसके तरफ फील्ड वाइंडिंग होगी फील्ड पोल के चारों तरफ फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग जहां खत्म होती है उसके बाद आपके क्या रहते हैं आपके आगे इसी पोल का एक शेप होती है जूते के आगे जूते की जैसे आगे उसे पोल शू कहते हैं। पोल पोल शू। पोल ये पूरा पोल है ये पोल कोर है कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाएगी। फील्ड पोल है तो फील्ड वाइंडिंग ही लपेटी जाएगी नाम से पता लग गया। और आगे जो शेप है वो जूते के आकार है इसे पोल शू बोला जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए। फिर बीच में आता है जी आपका आर्मेचर। बीच में क्या आता है आपका आर्मेचर है ना आर्मेचर ये जो आर्मेचर आर्मेचर कंडक्टर बीच में आपका ये आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है ये आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या है जो पोल है वो तो आपके फिक्स है। पोल है वो आप देख लीजिए इस फ्रेम के साथ फिक्स है। लेकिन आर्मेचर है वो किसी से कनेक्टेड दिखाई नहीं दे रहा वो एक बीच में साफ्ट है उस साफ्ट के चारों तरफ है ना उस साफ्ट के चारों तरफ है। तो यानी कि ये पोल तो फिक्स है यानी कि पोल इस पूरी डीसी मशीन के अंदर यहां अगर मैं बात करूं तो कहेंगे कि वो स्टेटर पार्ट रहेगा। स्टेटर पार्ट रहेगा और बीच में कौन घूमेगा आर्मेचर वो रोटर पार्ट होगा। तो आर्मेचर यहाँ घूमने वाला पार्ट होता है जिसे रोटर कहते हैं। आप वो वीरिंग होते हैं उसमें वीरिंग समझते हो ना वीरिंग जिसके चारों तरफ वो घूमते हैं। साफ्ट ये पुली होती है और इसके चारों तरफ आपके आर्मेचर पार्ट आपका घूमता रहेगा। इतनी बात आई समझ में। एक बार फिर से सुनिए ये पूरा आपकी बेड प्लेट इसके ऊपर फ्रेम ये आई होल अंदर की तरफ आएंगे पोल। पोल को मैंने कहा कि भाई पोल कोर और पोल शू इसके चारों तरफ फील्ड पोल है तो फील्ड बाइंडिंग होगी। अंदर की तरफ आएंगे आर्मेचर। आर्मेचर और बीच में आपकी साफ्ट इस आर्मेचर साफ्ट साफ्ट घूमेगी आर्मेचर घूमेगी वो सब चीजें तुम्हें अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना। बस ध्यान रखेंगे पोल फिक्स है और बीच में आर्मेचर घूमने वाला है। ठीक है अच्छा इस आर्मेचर में ब्रुश असेंबल किए जाते हैं। ब्रुश असेंबल वो ब्रुश ही आपके जब हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो एसी मशीन है या डीसी मशीन है। पहले डीसी मशीन के बारे में बोलते हैं। डीसी मशीन है जो डीसी लेगी यांत्रिक को यांत्रिक एनर्जी में बदल देगी। डीसी जनरेटर होगा वो आपकी यांत्रिक लेगा और डीसी में प्रोड्यूस कर देगा तो वो ब्रुश के माध्यम से वही डीसी बाहर निकलेगी। ब्रुश कम्यूटेटर से कनेक्ट होगा और फिर क्योंकि प्रोड्यूस तो एसी ही करेगी ना उसी एसी को बाद में डीसी में बदला जाएगा तो वो ब्रुश के माध्यम से जाएंगे। तो आर्मेचर से है ना सप्लाई देंगे ये सप्लाई टर्मिनल हो गए प्लस माइनस से और ये आर्मेचर कंडक्टर हो गया आर्मेचर आर्मेचर कंडक्टर और इस इधर लगे होते हैं ब्रुश। इसी के अंदर आपको देखो यहां लिख रखा है कम्यूटेशन करंट। कम्यूटेशन करंट और फिर कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कम्यूटेटर का। समझे बात को। तो कुल मिलाकर आप कहोगे मोटा मोटा अगर मैं बात करूं इसको छोड़ो बीच वाले ये दो तीन पार्ट अगर तुमको ना भी समझ में आया ना तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ओवरव्यू अगर दिया जाए आंख बंद करके तुम क्या कहेंगे भाई नीचे कोई लेग्स है उसे मैंने कहा कि बेड प्लेट कहते हैं इन्हें। लिख देता हूं इन्हें क्या कहते हैं बेड प्लेट कहते हैं। बेड प्लेट कहते हैं। इस बेड प्लेट पे कोई स्ट्रक्चर बना है और उसे हम कहेंगे क्या फ्रेम या योक। ऊपर की तरफ है उसे आई होल कहते हैं। क्या कहते हैं आई होल। आई होल। इस आई होल के माध्यम से हम अपनी इस मोटर को कैरी कर सकते हैं है ना हुक वगैरह डाल के। आई होल पकड़ने के लिए बोलते हैं आई होल। ठीक है फिर हमने कहा कि जब अंदर की तरफ आएंगे पोल है। पोल पे हमने देखा पोल को भी अगर इंटरनली देखा जाए तो पोल कोर और पोल शू उसके चारों तरफ आपकी फील्ड बाइंडिंग। ठीक है अंदर की तरफ आर्मेचर तो अंदर आर्मेचर है तो आर्मेचर बाइंडिंग भी होगी ब्रुश भी होगी कम्यूटेशन भी होगी कम्यूटेटर भी होगी। सप्लाई देने के लिए ये आपके प्लस माइनस के वायर है। इतना काफी है बहुत बढ़िया एक ओवरव्यू मिल गया हमें। अब इन्हीं पार्टों को तो वन बाय वन करके पढ़ना है सारे के सारे आ जाएंगे। तो डीसी मशीन के मुख्य भागों की सूची निम्न है। उसके तहत सबसे पहले हमें योक कवर जो बाहर वाला पार्ट है कवर फ्रेम बोलते हैं। फिर फील्ड पोल आ गई फील्ड पोल की तरफ चारों तरफ बाइंडिंग है उसे फील्ड बाइंडिंग कहेंगे। फिर आर्मेचर कोर आ गई आर्मेचर बाइंडिंग आ गई जैसे फील्ड पोल के तरफ चारों तरफ आपकी फील्ड बाइंडिंग
होती है और आर्मेचर की तरफ आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। फिर दिग परिवर्तक कम्यूटेटर जो मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, ब्रश, ब्रश होल्डर और ब्रश लीड सप्लाई के लिए, वही ब्रश आपके ऊपर है ना घूमते रहेंगे। फिर है रॉकेट प्लेट। अब ये बहुत ही यहां तक ही मान के चलो, मोटा मोटा 6 या ज्यादा कहोगे 7, यहां तक ही आपका पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर आने की संभावना है। और मैंने क्या कहा आपको, 14 से 15 नंबर का अगर वेटेज है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके पार्ट से संबंधित आ जाते हैं और इन्हीं पार्टों में से आ जाते हैं। आगे तो बस ये तो मशीन के पार्ट है यार, रोकर प्लेट हो गई, एंड कवर हो गए, बीरिंग वगैरह हो गए, सॉफ्ट पुली हो गई, कूलिंग फैन हो गया, बेड प्लेट हो गई, आई होल हो गई जो थोड़ी देर पहले। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा आई होल का प्रयोग मोटर में क्यों करते हैं, वो तो समझाने के लिए है। आई होल ये क्या, आई होल को सर बोल देंगे मोटर को कैरी करने के लिए करते हैं। और लास्ट में टर्मिनल बॉक्स जिससे हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। सही है, कोई समस्या मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं योक कवर या कवर फ्रेम। और क्लास ज्यादा लंबी ना हो तो आज कोशिश करेंगे एक ही पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने बेस बनाया है, धीरे धीरे हम सॉलिड तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है जी आपका क्या, इसी डीसी मशीन के तहत हमें जो पहला पार्ट कवर करना है वो है जी आपका क्या बोला जाएगा, योक कवर या कवर फ्रेम। योक कवर या कवर फ्रेम योक मशीन का भारी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे आवरण ढांचा या फ्रेम कहा जाता है। भारी हिस्सा है, ये देख लीजिए, खोखली कर दी मैंने अंदर से, ना कोई पोल दिखाया ना कोई आर्मेचर दिखाया, कवर कवर दिखा दिया, कवर कवर दिखा दिया। तो ये फ्रेम है ना, जिसे आप क्या कहेंगे, जो भारी महत्वपूर्ण ढांचा है ना, जिसे फ्रेम कहा जाता है। योक बोलो, कवर बोलो, फ्रेम कवर बोलो, या सीधा फ्रेम भी बोल सकते हो। योक मशीन को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। यांत्रिक सुरक्षा मतलब समझते हो भाई, अंदर वाले पार्ट पे कोई अगर ऊपर से कोई ईंट गिर जाए, ऊपर से कोई लोहे की चीज गिर जाए, तो अंदर वाले पार्ट को कोई नुकसान ना हो, तो यांत्रिक सुरक्षा, यंत्र की सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही बाहरी धूल पानी आदि से बचाता है। योग का आकार वल्याकार होता है, ये खास हो जाता है। योग का आकार कैसा होता है, वल्याकार, खोखले बैलन जैसा, या फिर इसे रिंग शेप भी बोल सकते हो, रिंग शेप, वल्याकार बोलिए, या फिर क्या कहेंगे, रिंग शेप बोलिए, इसे क्या बोलेंगे, रिंग शेप, वल्याकार, रिंग शेप, रिंग के आकार का जैसे होता है। रिंग देखी होगी ना आपने, देखी क्या होगी, अगर जॉब लग जाओगे तो अच्छे वाली पहनोगे भी, इतने महंगे भाव की, है ना, कोई आएगा दिन पहना के जाएंगे तुमको। ठीक है, तो देखो वल्याकार क्या होता है, वल्याकार मतलब खोखले बैलन जैसा या रिंग के आकार का, रिंग शेप होता है। योक मशीन के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों को सपोर्ट तथा आधार प्रदान करता है। ये जो योक है, इस योक के ऊपर क्या चीज आके ठहरी है रे भाई, पोल। क्या आके ठहरे, पोल। कौन से पोल, फील्ड पोल। तो किसको सपोर्ट प्रदान कर रहा है, सपोर्ट मतलब आलम, किसको आलम दे रहा है, तो हम कहेंगे फील्ड पोल इसी के ऊपर ठहरे हैं। तो यही बात यहाँ लिख रखी है। आपका जब एक बार इंटरेस्ट बन जाएगा ना, आपको मजा आने लग जाएगा, बाकी मॉड्यूल से ज्यादा आप इंटरेस्ट लोगे इस मॉड्यूल में। शर्त यह है कि आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा लगेगा कि भाई यार ये तो परेशान करने वाली चीज है, बना धक्के से लगे रहना। इंसानी दिमाग ऐसा दिमाग है जो मन मुताबिक, है ना, मन को विचलित भी करता है, लेकिन मन पे जिसने कहते हैं ना, मन में इंद्रियों पे बस कर लिया, लेकिन मन मुताबिक फिर काम भी करने लग जाता है। मन को विचलित तो करता ही करता है स्टार्टिंग के कुछ समय तक, लेकिन अगर मन पर आपने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, फिर उस मन मुताबिक आपका दिमाग है ना बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो मन मार के एक बार पढ़ते रहिए, इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा, बन जाएगा, मजा आने लग जाएगा। तो योग मशीन में ये विद्युत चुंबकीय ध्रुवों, विद्युत चुंबकीय ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड पोल थे, मैग्नेटिक पोल थे, विद्युत चुंबकीय ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल को सपोर्ट तथा आधार प्रदान करता है, बेस देता है। यह अत्यंत एंड प्लेट, ये जो पार्ट है ना, ये सारे के सारे पार्ट कहीं ना कहीं बॉडी से आके जुड़ेंगे। ये जो एंड प्लेट है, बेड प्लेट है, आई होल है, टर्मिनल बॉक्स है, ये सारे के सारे किससे जुड़े होंगे, ये सारे के सारे आपके जुड़े होंगे किससे, इसी फ्रेम से, योक से। तो इसने बोला है कि यह एंड प्लेट पे आपकी ना साफ्ट या पुली घूमती है। आपने देखा होगा कि वो साफ्ट पुली जिसके चारों तरफ आर्मेचर है, फिर पोल, फील्ड पोल है, वो तो आपके फ्रेम और योक पे फिक्स है, तो वो साफ्ट पुली एंड प्लेट्स की तरफ से बाहर निकलती है। तो यही बोला है कि यह एंड प्लेट तथा साफ्ट बीरिंग को सपोर्ट प्रदान करता है। जितनी भी चीजें हैं, जैसे हम कहें ये टी शर्ट मेरे बॉडी पे कहा, ये टी शर्ट मेरी शरीर पे क्यों रुकी होगी, मेरी बॉडी ने सपोर्ट दिया होगा।
ये इस टी शर्ट पे ये माइक क्यों रुका हुआ है? क्योंकि अभी इस टी शर्ट ने सपोर्ट दिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेम आपने बाहर वाला लिया है, एक तो उसका मेन काम तो कर दिया हमने कि पोल को उसके ऊपर फिक्स कर दिया। बाकी जितनी भी चीज़ें उस फ्रेम पे ही लगेंगे आके। दीवारों पे ही तो तस्वीरें टांगी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से बोला है कि यह एंड प्लेट तथा सॉफ्ट बेरिंग को सपोर्ट प्रदान करता है। उसको अपने ऊपर फिक्स होने की जगह देता है, सपोर्ट प्रदान करता है, वो शाफ्ट और पुली बीच में घूमती रहेगी। एंड प्लेट से वो पुली आपकी बाहर निकलेगी। योक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह मशीन के चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करता है और मैग्नेटिक पोलों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र परिपथ पूर्ण करने में भी कार्य करता है। अब तुमने लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की, मैं जब इसके पार्ट दिखा रहा था तो कहीं भी मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस का जिक्र नहीं किया, कहीं भी। ये जो आपको नॉर्थ पोल से निकली हुई साउथ पोल से घूमते हुए वापस नजर आती हुई दिखाई दे रही है, इनका कहीं जिक्र नहीं किया। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस पहली बात तो बनी क्यों होगी? पोल है, फील्ड पोल है, उनके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की होगी। जब उस पर सप्लाई से जोड़ा हुआ है तो मैग्नेटिक धारावाही कुंडली में से, है ना, जो कुंडलित होती है उसमें से जब धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर आपका जो घूमने वाला रोटर पार्ट है वो घूमेगा उस शाफ्ट और पुली के चारों तरफ। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, पोल पोल के ऊपर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग, कौन सी? आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, जो उस आर्मेचर को घुमाएगा। ये तो बात हो गई, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी, अगर ये पोल ना होते तो बताइए क्या इसके ऊपर ये वाइंडिंग आती? पोल ना होते, ना वाइंडिंग होती, ना ही आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बनता। अब मैं तुमसे कहूं ये पोल ना होते, ये पोल कब ना होते? जब बाहर वाला आपका फ्रेम या योक ना होता। फ्रेम योक है, उसी के ऊपर पोल लगाई, उसी के ऊपर फिर वाइंडिंग लगाई। समझ गए मेरी बात को? कहने का भावार्थ यह है कि कहीं ना कहीं बाहर वाला स्ट्रक्चर बना है। आज इस घर के अंदर मैं पढ़ा तभी पा रहा हूं ना जब ये कमरा बना होगा। समझ गए मेरी बात को? फिर दूसरी बात सुनो, अगर ये बाहर वाला फ्रेम ना होता तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन से ये तो बाहर निकल जाती। इन्हीं को एक बंद पाथ के रूप में कौन संयोग के रखता है? ये आपके बाहर वाले फ्रेम योक, ये बॉडी जो के रखती है। नॉर्थ से निकली, है ना, साउथ को वापस आ गई, नॉर्थ से निकली साउथ से वापस, साउथ से निकली नॉर्थ, ये हम देखेंगे कौन सी अंदर से जा रही है, कौन से बाहर से जा रही है, ये बात की बात है। लेकिन तुमको दिखाई दे रहा है कि बाहर से तरफ है वो नॉर्थ से साउथ है, और इंटरनली बात करूं तो साउथ से नॉर्थ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस हमेशा बंद चुंबकीय पाथ बनाती है। ओपन सर्किट नहीं बनाती ना, क्लोज सर्किट बनाती है। ये मैंने आपको बताया अभी था। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया? इस फ्रेम और बॉडी की वजह से पॉसिबल हुआ। तो यही ये बात यहाँ लास्ट में लिख रखी है कि योक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह मशीन के चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, फ्लक्स फाई किस वजह से बना? फील्ड के ऊपर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जब उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ा गया, और आर्मेचर को जब जोड़ा गया इलेक्ट्रिक सप्लाई से। बाहर वाला तो बाद में बनेगा। तो मैग्नेट चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करता है, रास्ता देता है। ये अगर बाहर वाला जैसे मान के चलो, अगर ये कमरे की चार दीवारी ना होती तो कोई भी आधी तूफान आता और हम यहाँ क्लास थोड़ी ना ले पाते। पहली बात तो ये बोर्ड भी कहीं ना हम हैंग कर पाते, टांग नहीं पाते इसे भी। तो प्रदान करता है। और मैग्नेटिक पोलों के मध्य, जो मैग्नेटिक पोल है उनके मध्य क्या बोला है? क्षेत्र परिपथ पूर्ण करने में भी कार्य पूर्ण प्रदान करता है। मैग्नेटिक फील्ड के जो पथ है फ्लक्स का उसे भी परिपूर्ण करता है। यही बात बोली है कि यो एक का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करता है, और मैग्नेटिक पोलों के मध्य जो आपके फ्लक्स का क्षेत्र जो बना है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइनों का जो क्षेत्र बना है उसको भी पूरा करेंगे। क्यों, कैसे पूरा करेंगे? नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइनें हमेशा क्लोज पाथ बनाती है। बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ वो ट्रेवल करती है। तो देखो रास्ता पूरा नहीं होता अगर ये फ्रेम या योक ना होता। तो रास्ता कब पूरा हुआ? जब ये आपके बाहर वाला फ्रेम या योक है। दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड को रास्ता प्रदान किया घूमने के लिए। पहली बात तो ये कि रास्ता दिया, और दूसरी बात ये कि उस मैग्नेटिक फील्ड के पथ को भी पूरा किया है, क्योंकि बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ वो ट्रेवल करती है। और क्या बात है इससे रिलेटेड? अब पूछा जाता है कि छोटी मशीनों में बाहर वाली फुट बॉडी फ्रेम योक, है ना, किसका बनाया जाता है? तो छोटी मशीन में बनता है ढलवे लोहे का, कास्ट आयरन, पेपर में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन। और बड़ी मशीनों में जो योक है वो बनाया जाता है कास्ट स्टील का, जिसे मृद स्टील भी कहते हैं, मृद इस्पात भी कहते हैं। तो कास्ट आयरन, ढलवे लोहे का और स्टील का। अच्छा, कास्ट आयरन का स्टील क्या फर्क रहा? एक तो फर्क रहेगा बजट का, और दूसरा फर्क रहेगा, बजट को भी इग्नोर कर दो, बजट को भी इग्नोर कर दो,
कभी कभार हमें बजट से ज्यादा उस मशीन की क्षमता के ऊपर भी हमें फोकस करना होता है। बजट को साइड कर देंगे तो क्षमता देखेंगे, किसकी क्षमता ज्यादा होगी, उसकी क्षमता ज्यादा होगी जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को बहने के लिए कोई सपोर्ट प्रदान करे, उसको बहुत अच्छे से उसमें रिलेक्टेंस ना आने दे, प्रतिष्ठम ना पैदा होने दे। जैसे धारा के प्रवाह को रोकने वाला प्रतिरोध होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन फ्लक्स को रोकने वाला प्रतिष्ठम होता है, रिलेक्टेंस जिसे बोलते हैं, वो कम से कम हो। और कम से कम किस में होगा, आयरन में होगा या स्टील में होगा, कॉमन सेंस की बात है, लोहे में आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसमें। इसी वजह से कास्ट स्टील की बड़ी मशीनों में, क्योंकि बड़ी मशीनों में बजट को नहीं देखा जाता, बड़ी मशीन का पर्पज ही क्या होता है, क्योंकि बड़े टास्क के लिए आएगा, तो बड़ी मशीनों में बजट को इग्नोर करके हम उसकी दक्षता को देखते हैं, भी खर्चा लगे, लेकिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉलिड काम तो हो। तो कास्ट स्टील की चुंबकशीलता, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का क्यों प्रयोग करते हैं, कास्ट स्टील की चुंबकशीलता कास्ट आयरन की तुलना में अधिक है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइनों को जो बाहर की तरफ जो जा रही थी नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ से जा रही है साउथ से नॉर्थ, उनको बहुत इजीली जाने देता है, बाधा नहीं डालता। दूसरी बात, कास्ट आयरन से ज्यादा मजबूत, कास्ट आयरन से ज्यादा मजबूत क्या होता है, कास्ट स्टील होता है, इसलिए इसे ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत नहीं आती। दो रीजन मैंने बताए कि क्यों हम कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, कास्ट स्टील की चुंबकशीलता ज्यादा होती है, दूसरी बात कास्ट आयरन से कास्ट स्टील, जब भी कास्ट आयरन से स्टील जब बनाते हैं, कास्ट स्टील मृदु इस्पात बनाते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, और मैंने तुमको बताया था जब भी चीजें तुम ऐड करते हो या तो उसके फीचर बढ़ा रहे हो या उसकी यांत्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ज्यादा कर रहे हो, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाती है। मशीन की बॉडी पर आवश्यकता अनुसार आई होल ऊपर की तरफ, है ना, लेग्स मतलब बेड प्लेट जिसे बोला है ना, लेग्स आदि बेल्ड कर दिए जाते हैं जरूरत के अनुसार। जरूरत के अनुसार छोटी मशीन है वैसे ही उठा लेंगे, बड़ी मशीन हाथ से नहीं उठेगी तो दो तीन के सपोर्ट आलम बनाना पड़ेगा, आई होल में कोई सरिया वगैरह डाल के ऐसे उठाया जाएगा, कुंडली वगैरह। तो जरूरत के अनुसार हम क्या कर देते हैं, आई होल तथा लेग्स को बेल्ड कर देते हैं। नोट, डीसी मशीन का योक, बाहर वाली बॉडी फ्रेम खंड, कुल फ्लक्स जितनी भी प्रोड्यूस होगी उसकी आधी फ्लक्स को, है ना, वहन करता है। क्यों वहन करता है, क्योंकि क्लोज लूप बनाते हैं, जितनी फ्लक्स लाइनें बाहर से घूमेगी उतनी ही अंदर से भी तो घूमेगी, बाहर जाएगी नॉर्थ से साउथ और अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ, तो आधी फ्लक्स को वहन करता है, ये भी पेपर में पूछा गया है। छोटी मशीन में किसका बनेगा, कास्ट आयरन का, बड़ी मशीन में कास्ट स्टील का, मृदु स्टील। अच्छा, क्यों क्यों हमने बनाया है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को सपोर्ट प्रदान करता है, किस किस को, देख लीजिए, टर्मिनल बॉक्स इसके ऊपर ही लगा है, लिफ्टिंग आई इसके ऊपर लगी है, बेड प्लेट है ना, ये इसके ऊपर बेल्ड कर देते हैं, फिर इसके अंदर हमने देखा साफ्ट और बीरिंग इनको भी सपोर्ट करता है एंड प्लेट को, और अपने मेन जो टास्क था फील्ड पोलो को इसी के ऊपर ना बिल्ड किया जाता है। वो देखेंगे कुछ एक तो मतलब ढाल के बना देते हैं और कुछ एक को हम नट और बोल्ट से काउंटर संट स्क्रू के द्वारा कस देते हैं। मैं पढ़ाता लेकिन क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इस वजह से इस क्लास को यहाँ तक रोका जाएगा। तो होप सो कि मैं आपको यहाँ तक समझाने में अच्छे से कामयाब रहा होगा। कल की क्लास में हम 3-4 पार्ट को अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, जब थोड़ा बेस बन जाएगा, फील्ड पोल, फील्ड बाइंडिंग, आर्मेचर कोर और आर्मेचर बाइंडिंग, ये पार्ट को पूरा कर देंगे। और 3-4 क्लासों में जितने भी पार्ट अच्छे से पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद डीसी मशीन के तहत हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को पढ़ के फिर हम ऐसे के ऊपर चले जाएंगे। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये कंप्लीट बैच आपको कहाँ मिलेगा, हमारी ऐप पे मिलेगा, और ऐप पे अब बहुत सारे फीचर हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं ताकि एक कंप्लीट प्रिपरेशन बच्चों की हो जाए और उनको जगह जगह भटकना ना पड़े। क्लास अच्छी थी, सेशन अच्छा लगा तो इस यूट्यूब चैनल को, इस प्ले लिस्ट को, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें कोई याद कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी थी, ठीक है भाई। और पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना किसी भी प्रकार की, याद करवा देंगे।